स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइंस का बायोलॉजी सेक्शन से जंतु कार्यकी एवं जीव विज्ञान की शाखाएं। अक्सर इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने बायोलॉजी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू वर्गीकरण से किया है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर से जाके देख लें। पहला प्रश्न है, इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, इसके बजाय वे अपने हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं। वे हार्मोन बनाते हैं जो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जो रक्त के माध्यम से अंगों और ऊतकों के लक्षित करने के लिए विभिन्न शारीरिक कार्यों को विनियमित करते हैं। इन ग्रंथियों के उदाहरण पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथियाँ आदि हैं। ऊपर चर्चा की जा रही ग्रंथि की पहचान करें। तो ये कहा गया है एंड्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं विशेष रूप से, विस्तृत रूप से। स्रावी ग्रंथियां में नलिकाएं नहीं होती हैं और इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। इनमें स्राव को हार्मोन कहते हैं। इन हार्मोनों के स्राव द्वारा नियंत्रित प्रमुख गतिविधियां चयापचय, वृद्धि, प्रजनन, नींद, मनोदशा और ऊतक कार्य है। इन्हें आंतरिक स्राव की ग्रंथियां भी कहा जाता है। इन्हें किस तरह की ग्रंथियां कहा जाता है? आंतरिक स्राव की ग्रंथियां। किसे? एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स को। फिर है जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, अधिवृक्क है आदि इनका उदाहरण है। ये वे ग्रंथियां जिनमें शरीर की सतह पर या शरीर के अंदर अपने स्राव को डालने के लिए एक नली होती हैं, उन्हें बहिस्राव ग्रंथियां कहते हैं, है ना। बहिस्राव ग्रंथियां किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जिनमें शरीर की सतह या शरीर के अंदर अपने स्राव को डालने के लिए एक नली होती है, उसे बहिस्राव ग्रंथियां कहते हैं। जैसे पसीना ग्रंथियां, आंसू ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्रंथि, आंत ग्रंथि, यकृत है ना, स्तन ग्रंथियां, ये सभी इनके उदाहरण हैं। फिर है कि एक्राइन और हेलोक्राइन ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्रंथियों के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्तिका ऊतक बदलती परिस्थितियों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया पर सबसे अधिक नियंत्रण रखता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर कहा गया है ना तो एक और ना ही दो, यानी कि ये दोनों सही एक्सप्लेनेशन है, सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। रक्त और लसिका तरल संयोजी ऊतक हैं जिनमें कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें गठित तत्व भी कहा जाता है, जो एक बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्लाज्मा में घूमती हैं। रक्त और लसिका सभी महत्वपूर्ण भागों को जोड़ते हैं और पोषक तत्व, ऑक्सीजन और एंटीबॉडी जैसे अन्य आवश्यक अणुओं को ले जाते हैं। फिर है तंत्रिका ऊतक। हमारे तंत्रिका तंत्र का मूल ऊतक है। तंत्रिका ऊतक शरीर के कार्यों का निरीक्षण और विनियमन करता है। तंत्रिका ऊतक एक विशेष ऊतक है जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक उत्तेजना पहुंचाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो हमारे शरीर के कार्यों का निरीक्षण और विनियमन कौन से ऊतक के द्वारा होता है? तो उत्तर होगा तंत्रिका ऊतक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लाल भूरे रंग का स्थलीय अकशेरुकी है जो नम मिट्टी की ऊपरी सतह में रहता है। दिन के समय में मिट्टी को छेद कर और निगल कर बनाए गए बिलों में रहते हैं। इस संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरें। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर बताया गया है केंचुआ के बारे में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। केंचुआ अकशेरुकी प्राणी है जो एनेलिडा संघ से ओलिगोचेटा वर्ग से संबंधित है। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो केंचुआ का शरीर खंडित होता है जो सेटों यानी बालों जैसी संरचना से ढका होता है, जो गति करने में सहायक करता है। फिर है इसका शरीर शीर, खंडों और पूंछ में विभाजित होता है। शरीर में इसका जो शरीर होता है जो शीर, खंडों और पूंछ में विभाजित होता है। वे मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं जिसे वे पचा लेते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर मल के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में सुधार होता है। फिर है केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेते हैं, जिसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए नमी बनी रहती है।
फिर है केंचुआ उभयलिंगी होते हैं, अर्थात प्रत्येक जीव में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। फिर है बगीचे में उन्हें उनके मल के अवशेषों से पहचाना जा सकता है, जिनमें कृमि मल के नाम से जाना जाता है। सामान्य भारतीय केंचुआ फेरेटिमा लुम्ब्रिकस है ना, ये भी पूछ देगा बायोलॉजिकल नाम दे करके, तो इसे याद रखना है। प्रश्न है मेंढकों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर उसके बारे में सी को गलत बोला गया है, उनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है, जो कि गलत है। इसके अलावा मेंढक जमीन और मीठे पानी दोनों में रह सकते हैं, ये सही है। मेंढक कार्डेटा संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है, ये भी सही है। अपने दुश्मनों से छिपने के लिए उनके पास छलावरण की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो विशेष इसका एक्सप्लेनेशन उसे देखते हैं। मेंढकों के शरीर का तापमान अलग अलग होता है ना, स्थिर नहीं रहता है। जो ऑप्शन में दिया था स्थिर रहता है, जो कि गलत है ना, उसका तापमान अलग अलग रहता है, क्योंकि वे एक्टोथर्मिक यानी ठंडे खून वाले जानवर हैं। इसका मतलब है उनके शरीर का आंतरिक तापमान काफ़ी हद तक बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। मेंढकों में तापमान विनियमन के बारे में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है कि गर्म वातावरण में उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जबकि ठंडे वातावरण में घट जाता है। वे गर्मी पानी के लिए धूप में बैठ सकते हैं या ठंडक पाने के लिए छाया और पानी की तलाश कर सकते हैं। फिर है कुछ मेंढक अत्यधिक तापमान से बचने के लिए मिट्टी के बिल बना लेते हैं या पत्तियों के नीचे छिप जाते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण कुछ मेंढक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। ठंड के दौरान उनका चयापचय धीमा हो जाता है। ठंड में क्या हो जाता है? चयापचय धीमा हो जाता है और वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वार में प्रवेश करने से रोकती है? तो इसका उत्तर बी है, एपिग्लांटिस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एपिग्लांटिस, हिंदी में इसे कटछद कहते हैं, उपस्थित एक छोटा लचीला आवरण होता है जो जीभ के आधार पर स्थित होता है तथा निगलने के दौरान श्वास नली में के प्रवेश द्वार को ढकता है तथा भोजन और तरल पदार्थों को वायु मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। तो इस प्रकार से याद रखना है। फिर है श्वास नली एक पेशी नली है जो गले यानी कि ग्रसनी को पेट से जोड़ती है। इसका प्राथमिक कार्य भोजन और तरल पदार्थों को मुंह से पेट तक पहुंचाना है। ग्रसनी एक मांसपेशीय ट्यूब जैसी संरचना है जो नाक, मुंह और स्वयंत्र यानी कि आवाज़ बॉक्स के पीछे स्थित होता है। यह हवा और भोजन दोनों के लिए सामान्य वर्ग के रूप में कार्य करता है। फिर है डायफ्राम, एक गुंबद के आकार की मांसपेशियों वाला विभाजन है जो छाती गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। यह फेफड़ों के विस्तार और संकुचन के लिए सिकुड़ने और शिथिल होने के द्वारा श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बताया गया है डायफ्राम के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जिसे आहार नली कहते हैं। इस नली को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो भोजन के गुजरने के कालाक्रमिक क्रम में शरीर के उपयुक्त भागों को व्यवस्थित करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सर्वप्रथम जो पहला है ये तो फर्स्ट में रहेगा ही। इसके बाद ये मुख गुहा है, पहला यानी मुंह है। फिर है दूसरे स्थान पर आता है ग्रसनी, है ना। तीसरे स्थान पर आता है आमाशय, यानी भोजन कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा है उसके बारे में बोल रहा है। फिर भोजन जाता है छोटी आंत में, है ना, जो सही है, चौथा नंबर। फिर है वहाँ से ये बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में पहुँचने के बाद ये मलाशय की ओर जाता है, जो सही है इसका उत्तर। और लास्ट में गुदा द्वार से ये बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस प्रकार से है। फिर यहाँ पे अन्य फैक्ट है कि आहार नली एक लंबी निरंतर मांसपेशी ट्यूब है जो शरीर से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। पूछ देगा आहार नली की लंबाई कितनी होती है, तो उत्तर होगा 8 से 10 मीटर। यह दोनों छोर पर खुली होती है, जिसमें मुंह आगे की तरफ और गुदा पीछे की तरफ होती है। आहार नली भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होती है।
आहार नली से भोजन से गुजरने का सही कालक्रम क्या है, तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। अमाशय की अंदरूनी परत बलगम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रसों द्वारा स्रावित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो यहाँ पर दिया है श्लेष्मा प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय की परत की रक्षा करता है। फिर है पाचक रस जो भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। तो उपर्युक्त में कौन से युग्म को सही सुमेलित हैं? उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं क्यों ये गलत है। कहता है बलगम अमाशय की अंदरूनी परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से बचाने में मदद करता है। फिर है बलगम पेट की दीवारों में मौजूद ग्रंथियों द्वारा गैस्ट्रिक रस में स्रावित होता है। इसके अलावा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ता है और पाचन एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन को तोड़ते हैं। एसिड बैक्टीरिया को भी मारता है। मानव शरीर में पाचन रस स्राव होते हैं जिनमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं। ये रस लार ग्रंथियों, पेट, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत द्वारा निर्मित होते हैं। प्रश्न है यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में ऊपर चर्चा की गई ग्रंथि की पहचान करें। तो इसका उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। ये सभी कार्य लीवर के हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पूछ देगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर, जो शरीर के विकास और वृद्धि के साथ अपना आकार बढ़ाता है। यकृत शरीर के प्रमुख अंगों में एक है जो कशेरुकियों में स्थित होता है और शरीर के विषहरण, रक्त निस्पंदन और महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य करता है। यकृत पित्त स्रावित करता है जो बाद में पित्ताशय में जमा हो जाता है। शरीर में वसा के टूटने के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। पित्त की आवश्यकता यानी कि बाइल की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो ये वसा को तोड़ने में बाइल की आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव उत्सर्जन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मूत्रमार्ग परिवहन चैनल के रूप में कार्य करता है जो फिल्टर किए गए अपशिष्ट को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाता है। फिर है मूत्राशय मूत्र भंडारण के लिए एक जलाशय के रूप में कार्य करता है। मूत्रवाहिनी वह अंतिम मार्ग है जिसके माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो उपयुक्त में से सही कथन हमें चूज करना है। तो बी को यानी कि 2 को सही माना गया है, 3 और 1 को गलत माना गया है। अब देखते हैं ये गलत क्यों है। तो मूत्रवाहिनी क्या है, तो एक नली है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाता है ना। यह मूत्र प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है जो मूत्र के उत्सर्जन के लिए ले जाने में मदद करता है ना। ये अंतिम मार्ग नहीं है जो कि 3 में बताया गया था। फिर है मूत्राशय एक खोखला अंग है जो मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने से पहले मूत्र को संग्रहित करता है। यह लचीला अंग है जो अलग अलग मात्रा में मूत्र को रखने में यानी कि यूरिन को रखने के लिए फैल सकता है। फिर है मूत्रमार्ग एक नली है जो पेशाब के दौरान मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है। तो इस प्रकार से है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पॉज करके आप देख लें जो समझने में आपको मदद होगा। गलत कथन की पहचान करें। पहला है कि प्रकाश आँख में एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है। फिर है आँखों की लेंस प्रणाली प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर छवि बनाती है जिसे रेटिना कहा जाता है। फिर है पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर है ऑप्टिकल तंत्रिका एक गहरी मांसपेशी डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन को चूज करना है। तो इसमें गलत कथन बोला गया है डी को। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। बताया गया है कि आइरिस आँख का रंगीन हिस्सा है जो पुतली के चारों ओर होता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।
इस प्रकार आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त आइरिस के अनूठे पैटर्न का उपयोग बायोमेट्रिक पहचान में किया जाता है, जैसे कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आइरिस स्कैनिंग, है ना। तो ये सभी जो बताया गया है लक्षण वो किसके लिए है? आइरिस के लिए है। फिर है ऑप्टिक तंत्रिका। तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है जो रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी संचारित करता है। यह दृष्टि के लिए आवश्यक है क्योंकि यह आँखों से मस्तिष्क में दृश्य केंद्रों तक संकेतों को ले जाता है, जिससे व्यक्ति जो देखता है उसे समझने और व्याख्या करने में सुविधा होती है। ये किसके बारे में बोला गया है? ऑप्टिक तंत्रिका के बारे में। प्रश्न है, यूस्टेशियन ट्यूब मानव शरीर के निम्नलिखित में किस भाग में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा कान, है ना। यूस्टेशियन ट्यूब लिखा गया है कि मध्य कान के निचले हिस्से में एक संकरी नली होती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, जो गले तक जाती है। यूस्टेशियन ट्यूब मध्य कान को गले से जोड़ती है। यह सुनिश्चित करती है कि मध्य कान के अंदर हवा का दबाव बाहर के दबाव के बराबर हो सके, है ना। यूस्टेशियन ट्यूब का यही कार्य है। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें कि ये सुनिश्चित करती है कि हवा का दबाव बाहर के दबाव के बराबर हो। फिर है, इसके प्राथमिक कार्य मध्य कान और वायुमंडल के बीच दबाव को बराबर करना है, जो उचित सुनवाई और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह मध्य कान के तरल पदार्थ को भी बाहर निकालता है, जिससे तरल पदार्थ का निर्माण और संभावित संक्रमण को रोका जा सके। तो इस प्रकार से ये लक्षण बताया गया था यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपर्युक्त में से यहाँ पे गलत हमें चूज करना है, तो इसमें से बोला गया है डी गलत है। डी में है कि पक्षियों की गर्दन छोटी और लचीली नहीं होती, है ना। बिल्कुल लचीली होती है, सिंपल सी बात है। बाकी बात है कि पक्षियों का शरीर धुरी के आकार का होता है। पक्षियों का अग्रपाद पंखों में विकसित हुए हैं। फिर है, पश्चपाद भूमि पर गति करने में सहायता करते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पक्षियों में धुरी के आकार का शरीर सुव्यवस्थित शरीर के आकार को संदर्भित करता है, जो कुशल उड़ान के लिए अनुकूलित है। यह हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है और पक्षियों को न्यूनतम प्रतिरोध के साथ हवा में आगे बढ़ने में अनुमति करता है। फिर है कि पक्षियों के अग्रपाद पंखों में विकसित हुए हैं, जो उड़ान के लिए विशेषीकृत हैं। ये पंख पक्षियों को पहचान करने वाली विशेषताओं में से एक है और उन्हें हवा में उड़ने, सरकने और फड़फड़ाने में सक्षम बनाता है। ये किसके लक्षण है? पक्षियों में से अग्रपाद का। फिर है, पक्षियों में पिछले पैर जमीन पर चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके पिछले पैरों की संरचना पक्षी की जीवन शैली के आधार पर अलग अलग होती है, जिनमें पानी में चलने वाले पक्षियों के लिए लंबे पैर से लेकर शिकारी पक्षियों के या शुतुरमुर्ग जैसे दौड़ने वाले पक्षियों के लिए शक्तिशाली पैर शामिल हैं। फिर है कि पक्षियों की गर्दन लंबी और लचीली होती है। लंबी लचीली गर्दन शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है और पक्षी को जमीन पर उतरने पर मस्तिष्क के नाजुक ऊतकों को बहुत ज़्यादा झटके से बचाती है। चूँकि पक्षी का शरीर कठोर होता है, इसलिए लंबी और लचीली गर्दन पक्षी को जमीन पर रखे भोजन तक आसानी से पहुंचने में मदद करती है। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर थोड़ी सी जानकारी मिल गई तो ऑप्शन तो सही करना ही करना है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आप 0/सन्नाटा करके आएंगे एग्जामिनेशन में, है ना। ये मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें आपको सिर्फ जानकारी रखना है। बिना दिमाग के भी अगर एक बार पढ़ लिया तो फिर आप नहीं भूलेंगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सही करके आएंगे। हाँ, थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ी सी जानकारी आपको गहनता से करनी पड़ती है। ये तो लक्षण है, मनुष्य का क्या लक्षण है, पक्षियों का क्या लक्षण है ना, पेड़ पौधे में क्या क्या गुण होते हैं, ये जानकारी है। जानकारी लेना कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे आप यूट्यूब पे जानकारी लेते हैं न्यूज़ का, पॉलिटिक्स का, सिनेमा का, ठीक उसी तरह से इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है बायोलॉजी एक ऐसा विशेष सब्जेक्ट है जो कहते हैं ना एक्सेप्शन
ये एक्सेप्शन का ही विषय है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड पशुओं द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का प्रमुख रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर से उत्सर्जित होने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है? तो इसका उत्तर है अमोनिया, है ना। उत्सर्जन शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्टों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। हमारे शरीर से ऐसे अपशिष्टों को बाहर निकालने में कई अंग मदद करते हैं। वे हैं गुर्दे, फेफड़े, त्वचा, आँख आदि। पशुओं में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन और क्रेटिनिन है। इनमें सबसे जहरीला अमोनिया है। फिर है कि अधिकांश उभयचर और जलीय जंतुओं द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन विसरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसे शरीर से तुरंत निकाल दिया जाता है। इसमें गुर्दे की कोई भूमिका नहीं होती है। अमोनिया का उत्सर्जन पानी की मदद से होता है। मोलस्क और इकोनोडर्म शरीर के अपशिष्ट को अमीनो एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ये किसके बारे में बोला गया है? मोलस्क के बारे में और इकोनोडर्म के बारे में। ये क्या करते हैं? अपने शरीर के अपशिष्ट को अमीनो एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। फिर है कि अगला प्रश्न है, रक्त समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूहों के खोजकर्ता थे। ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक ग्रही होता है। तो उत्तर इसमें से सही कौन सा है? तो सी को माना गया है, 1 और 3। देखते हैं क्या है इसके बारे में। वर्ष 1900 में वियना विश्वविद्यालय के कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि कुछ रक्त आधान सफल होते हैं जबकि अन्य घातक हो सकते हैं। इसलिए एक सही है, यानी कि रक्त के बारे में जानकारी इन्होंने हासिल किया था। फिर है कि अपने शुरुआती प्रयोगों में उन्होंने 3 प्रकार के रक्त की पहचान की, ए, बी और सी। सी को बाद में ओ नाम दिया गया। चौथा रक्त समूह ए बी 1 साल बाद खोजा गया। 1930 में लैंडस्टीनर को उनके काम के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। किसमें? फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में काम करने के लिए। कब मिला? 1930 ईस्वी को। ओ निगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, इसलिए कथन 2 गलत है। यहाँ पर दिया गया था कि ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति, है ना, ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, जबकि होना चाहिए था ओ निगेटिव वाला। फिर है कि ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है ना। यहाँ पर कहा गया है ए बी पॉजिटिव जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से श्वास लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है कैसी? नम और चिकनी, मॉइस्ट एंड स्लिमी। केंचुआ और मेढक की त्वचा छूने पर नम और चिकनी महसूस होती है। इनमें से गैस आसानी से गुजर सकते हैं। यद्यपि मेढक के पास मनुष्यों की तरह फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, वे अपनी नम और चिकनी त्वचा से सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर सी को बताया गया है। मानव जाति का अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? तो ए का संबंध बताया गया है 5 से, निर्वंश विज्ञान। फिर है कंकाल का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो ये होगा अस्थि विज्ञान। पशुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो सी का संबंध बताया गया है प्राणी विज्ञान। कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो ये होगा कोशिका विज्ञान। और कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो कवक विज्ञान। इसका अंग्रेजी में नाम आप देख सकते हैं, है ना। मानव जाति के अध्ययन को इथोनोलॉजी कहते हैं, कंकाल का अध्ययन को ऑस्टोलॉजी कहते हैं, पशुओं का अध्ययन प्राणी विज्ञान बायोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन सेल कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, कवक का। प्रश्न है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका होगा जेरेंटोलॉजी, है ना। जेरेंटोलॉजी होगा निजरा विज्ञान। वृद्धावस्था के भौतिक पहलुओं के साथ साथ वृद्धावस्था के मानसिक, सामाजिक और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। फिर है दीर्घायु में सुधार के साथ ही जेरेंटोलॉजी का विज्ञान भी विकसित हुआ है। इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं ने फिजियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सजावटी और फूलदार पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा फ्लोरिकल्चर। प्रश्न है आनुवंशिकता जीन के माध्यम से माता पिता के संतानों में गुणों और विशेषताओं को प्रेषित करने की प्रक्रिया है। आनुवंशिकता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा जेनेटिक्स, हेरिडेटरी यूनिट। विभिन्न जैविक जीवन प्रक्रियाओं पर प्रकाश के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका होगा उत्तर फोटोबायोलॉजी, है ना। प्रश्न है जीव विज्ञान के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीव विज्ञान को जीवन और जीवित जीवों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर है कि एडवर्ड जेनर को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर है अरस्तु द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। तो इनमें से हमें सही कथन को चूज करना है, तो मात्र एक को सही माना गया है, 2 और 3 को गलत माना गया है। जिसकी चर्चा करते हैं कि जीव विज्ञान के जीवन और जीवित जीवों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरानस ने 1801 ईस्वी में किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरानस ने। कथन 2 गलत है। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से इन दोनों नामों को याद रखना है, एडवर्ड जेनर के बारे में और अरस्तु के बारे में। फिर है कि डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। हिस्टोरिया एनिमेलिया अरस्तु द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो इस प्रकार से हमें डार्विन की पुस्तक के बारे में जानकारी रखनी है और अरस्तु के पुस्तक के बारे में जानकारी रखनी है। डार्विन ने जो बुक लिखा उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जबकि अरस्तु ने जो बुक लिखा है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। प्रश्न है पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्लांट एनाटॉमी। फिर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी जीवित जीव और निर्जीव पदार्थ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से बने होते हैं। फिर है कोशिका को जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अगला है कि चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम विकास की अवधारणा को परिभाषित किया था। चौथा है डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का आधार योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका उत्तर होगा डी। ये सभी 4 जो हैं वो सही उत्तर है। प्रश्न है मनुष्य और मानव जाति के विज्ञान जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक संरचना, सांस्कृतिक विकास और वर्तमान और अतीत की सामाजिक स्थितियां शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा एस्ट्रोबायोलॉजी। प्रश्न है कि निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। उपर्युक्त में से कितने मिलान सही हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि एक इसमें सही है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। राइनोलॉजी क्या है? तो नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन। क्रॉनियोलॉजी क्या है? तो ये है खोपड़ी का अध्ययन, क्रेनियोलॉजी। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी जो है हार्मोन का अध्ययन। हेपेटोलॉजी क्या है? तो यकृत का अध्ययन, लीवर का अध्ययन। फिर है ओडोंटोलॉजी क्या है? तो ये दांतों का अध्ययन। यहाँ पर दिया गया था ओडोंटोलॉजी क्या है? तो आँख का अध्ययन, जो कि गलत होगा। हेपेटोलॉजी क्या है? तो नाक का अध्ययन, ये भी गलत है। एंड्रोक्राइनोलॉजी क्या है? तो हार्मोन का अध्ययन, ये सही है। क्राइनोलॉजी क्या है? तो यकृत का अध्ययन, ये गलत है। खोपड़ी का अध्ययन को क्राइनोलॉजी कहते हैं। राइनोलॉजी क्या है? खोपड़ी का अध्ययन, ये गलत है। ये नाक के अध्ययन को कहते हैं, नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मिट्टी एक मौलिक प्राकृतिक साधन है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के अध्ययन से संदर्भित है? तो इसका उत्तर होगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का अर्थ किसका अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी के अध्ययन से। ये इसके बारे में डिटेल बताया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता को देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।